नमस्ते, मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। रेडियो तो लाइफ का हिस्सा ही था। प्रैंक कॉल्स हम पहले भी करते थे, नाम आया बउआ, तो फिर हमने नाम और आवाज़ को मिक्स करके एक प्रैंक कॉल किया। वो अच्छा हुआ तो हमने 3-4 और किए। मटन कोरमा, क्या भाई, कौन है भाई? बटर चिकन, गर्मी हेलो। आई। हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई एक ग्राहक ज़रूर होता है। सो उससे ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट गलत है या ग्राहक गलत है। कि जो वायरल होता है वो तो 5-7 दिन में चला जाता है, लेकिन जो कैंसर होता है वो फैलता है। लेकिन अगर आप अच्छे कुक नहीं हो या आप उस कंटेंट से रिलेट नहीं करते तो आप वो लंबा नहीं कर पाओगे। अफगानी चिकन, गर्मी आई कि नहीं आई? तू बोल कौन रहा है? बोल कहाँ से रहा है तू? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड चाहिए। वो अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ दे रहा है मुझे। मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन अच्छी चीज़ होती है, उसकी वजह से ना आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेरे को लगता है वो 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। मेरे को ऐसे शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता भी हूँ, तो मेरे को दोनों ही प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं सपोर्ट भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्रिएटर बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से क्रिएटर तो सिर्फ एक ही है जिसने सब क्रिएट किया। मेरे पिताजी के कितने फॉलोअर्स? कोई नहीं है, बट मेरे पिताजी मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। सो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, इसलिए योगा करो दोस्तों। तो ये थे आरजे रौनक से सर। ये नहीं मैं हूँ। यही नहीं, आखिरी नहीं है। हाँ, अरे ये हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे, और मैं हूँ आपके साथ अनंत सिंह। और ये जाना पहचाना फेस लग रहा होगा आप सबको, आप जानते होंगे इन्हें। और एक स्टोरी बता देता हूँ इनकी। एक लड़का था, छोटा सा, उत्तर प्रदेश से निकला था। रेडियो से प्यार हुआ, वाया इनकी मम्मी से कनेक्शन जुड़ा रेडियो से। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, संघर्ष बढ़ा, एमबीए किया, लेकिन कहीं ना कहीं रेडियो का प्यार जो था इनके अंदर जिंदा था, और उसी रेडियो के प्यार ने इन्हें रेडियो की इंडस्ट्री में लाया। और आज हम उन्हें जानते हैं, बउआ AKA आरजे रौनक, जो विस्तार न्यूज़ पे, विस्तार डिजिटल पे हमारे साथ मौजूद है। वेलकम रौनक सर हमारे साथ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और रौनक सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कैसा जो बचपन से जो मैंने स्टोरी बताई आपकी शॉर्ट में, उसमें अगर कुछ क्लियर करना चाहें, कैसे रेडियो में आपकी जो एक खुजली थी अंदर, इसे कहें डिजिटल की भाषा में, कैसे इस इंडस्ट्री में आपको उसने लाके ड्रॉप कर दिया? सो थोड़ा सा करेक्शन है, यूपी से निकला नहीं था मैं, यूपी से हूँ, बट पैदा मैं मुंबई में हुआ। और रेडियो तो लाइफ का हिस्सा ही था, क्योंकि जब हम गांव जाते थे तो बिजली उस ज़माने में नहीं होती थी। 90s के बच्चों ने बहुत बार बिजली नहीं देखी है, तो रेडियो एकमात्र माध्यम होता था। तो रेडियो को सुन के वो कनेक्शन हुआ था। लेकिन जब रेडियो में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ 2001, 2, 3, 4 के बाद, सो तब हम कॉलेज में हुआ करते थे, तो हमने रेडियो एज अ अगेन लिसनर्स सुनना शुरू किया। और वहाँ पर रेडियो 20 साल पुराने रेडियो से थोड़ा अलग था, तो शौक में उस पर पहले सुनते रहे, फिर उस पर करने की इच्छा हुई, फिर ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया 2006 में। 2009 में फिर हमने प्राइवेट रेडियो शुरू किया, और फिर उसके बाद करते रहे लगातार 18। ये बउआ का जन्म कैसे हुआ? ये कई लोग की क्यूरियोसिटी है। मैं भी जब इधर आ रहा था तो कई लोग मुझे ज़रूर पूछना, बउआ का जन्म कैसे हुआ, क्या इसके पीछे की कहानी? प्रैंक कॉल्स हम पहले भी करते थे, और हर बार प्रैंक कॉल में हम एक कैरेक्टर को करने की कोशिश करते थे, चाहे वो कोई बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो बच्चा हो। तो एक बार एक बच्चे की आवाज़ निकालनी थी, तो उस टाइम उस आवाज़ को निकालने की कोशिश होते होते बउआ की आवाज़ निकली। फिर हमने सोचा इसका नाम क्या रखें, तो चिंटू, पिंटू, बबलू, टपलू, ऐसा करते करते फिर एक नाम आया बउआ। तो फिर हमने नाम और आवाज़ को मिक्स करके एक प्रैंक कॉल किया। वो अच्छा हुआ तो हमने 3-4 और किए। जब वो करते गए तो लोगों को अच्छा लगते रहा, और फिर हमको एक तरीके से एक संजीवनी भी मिल गई कि रोज़ नया कैरेक्टर और नई आवाज़ कहाँ से लाएं, एक ही कैरेक्टर और एक ही आवाज़ के साथ करते हैं। फिर लोगों को पसंद आया तो वो करते गए हम। मैं पर्सनली भी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि रेडियो उसमें जब हम सुनते थे तो पूरा शो देख जाते थे बस वो आवाज़ सुनने के लिए कि हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। वो वाली जो आवाज़ थी आपकी, उसके लिए हम लोग वेट करते। तो सर, कंटेंट क्रिएशन की बात अगर करें तो आज के टाइम पे जो कंटेंट आ रहा है, तो हम जैसे खुली भाषा में तौर कहें कि क्या लोग देखना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं सो कॉल्ड छपरी कंटेंट, वो लोग देख, ये इस तरह कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसका कारण क्या है? लोग देखना चाह रहे हैं या ये लोग बना ही रहे हैं, कि ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है इससे? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की अपनी एक कैटेगरी होती है, और अपने हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई एक ग्राहक ज़रूर होता है। सो उससे ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट गलत है या ग्राहक गलत है। हाँ, कुछ कंटेंट बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और जिसको अक्सर कुछ लोग वायरल कंटेंट बोलते हैं। मैं और मेरी टीम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जो वायरल होता है वो तो 5-7 दिन में चला जाता है, लेकिन जो कैंसर होता है वो फैलता है। तो बीमारी को हटाते हुए अगर मैं कंटेंट के हिसाब से बात करूं, तो आपको वही कंटेंट बनाना चाहिए जिससे आप रिलेट करते हो। अगर आप ट्रेंड में बहकर कंटेंट बनाओगे तो मुझे लगता है ट्रेंड तो बदल जाते हैं।
सो कंटेंट को बनाने का जो दो पैमाना जो मैं और मेरी टीम हमेशा फॉलो करते हैं वो ये है कि आप किस चीज़ से कनेक्ट करते हो, इरिस्पेक्टिव कि आपकी ट्रेंड क्या चल रहा है या लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप खुद करना चाहते हो वो, तो ही वो आप ज़्यादातर कर पाओगे। कल को अगर मैं आपको बोलूँ कि आज कुकिंग का कंटेंट अच्छा चल रहा है, आप कुकिंग कर लो, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप अच्छे कुक नहीं हो या आप उस कंटेंट से रिलेट नहीं करते तो आप वो लंबा नहीं कर पाओगे। सो बात यहाँ लंबा कंटिन्यूसली करने की और कंसिस्टेंटली उसको अच्छा करते रहने की है, इसलिए वो नेचुरली आपके अंदर से निकलना चाहिए। तो पहला कंटेंट तो होना चाहिए। दूसरा कंटेंट ये होना, तरीका ये होना, पैमाना ये होना चाहिए कंटेंट का कि आप क्या उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। क्यों? क्योंकि वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा है, टाइम। अगर कोई इंसान 1 मिनट का कंटेंट देख रहा है या 1 घंटे का या 10 मिनट का, वो अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ दे रहा है मुझे। पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा उतना कीमती नहीं है। वो कमा भी सकता है, गवा भी सकता है, पर टाइम गंवाएगा ही, समय लिमिटेड है उसके पास। तो क्या उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है? तो अगर आप किसी कंटेंट से रिलेट करते हैं, आप इरिस्पेक्टिव कि आप कंपटीशन नहीं देखते, आप उसमें चैलेंजेस नहीं देखते, आप उसमें वायरलिटी नहीं देखते, आप उस पर विश्वास करते हैं, रिलेट करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं और वो सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना था और सिर्फ क्रिकेट खेलना था, तो सचिन तेंदुलकर ने सालों साल क्रिकेट खेला। सचिन तेंदुलकर के साथ सलील अंकोला ने भी क्रिकेट डेब्यू किया था, लेकिन वो फिर फिल्म में चले गए, उन्होंने एल्बम करी, उन्होंने शायद सीरियल वगैरह भी करा। वो उनका कॉल था। पर आप देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज़ में फोकस्ड है, उन्होंने ट्रेंड नहीं पकड़ा। वो आउट हो रहे हैं, नहीं आउट हो रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को उन्होंने अपना माना। तो मुझे ऐसा लगता है कंटेंट भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंटेंट की कैटेगरी से रिलेट करते हो और उसको कंसिस्टेंटली करते हो, इररिस्पेक्टिव कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली ग्रो करोगे, क्योंकि जिस भी चीज़ पे फोकस किया जाता है वो चीज़ ग्रो करती है। और बस उसमें एक ख्याल रखना है आपको कि और सामने वाला जो भी आपको देख रहा है उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। सर यही इसमें एक है कि लोग निश नहीं डिसाइड कर पाते, जो यूट्यूब की भाषा में हम कहते हैं निश की, क्योंकि अभी जैसे कोविड के बाद आपने देखा मूवी रिव्यूज़ का चलन बढ़ गया। आप खुद भी मूवी रिव्यू चैनल चलाते हैं, तो जिस चीज़ का ट्रेंड आता है उसी बनाने लगते हैं। तो निश डिसाइड करने में जो आजकल के यूथ को जो कन्फ्यूजन है, उसे कैसे क्लियर करें कि हमें इसी पे बनाना है? देखो, मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन अच्छी चीज़ होती है, उसकी वजह से ना आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो। अगर मैं आपको बोलूँ आप रियल एस्टेट पे कंटेंट बनाते रहो, मैं इसी पे बनाऊंगा, सो कभी कभी आपका रिजिड होना या बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे श्योर हो जाना ना, उस चीज़ को बिगाड़ भी देता है। क्योंकि आप कितने साल बनाओगे, 10 साल बनाओगे, कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। मूवी रिव्यू की आपने बात करी, मेरा मूवी रिव्यू करने के पीछे कारण ये था कि रेडियो में काम करने के साथ जो अनुभव हुआ, उसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी मुद्दे पर बात करते थे, क्योंकि रेडियो पर कोई एक मुद्दा नहीं होता था। अगर कोई अच्छी फिल्म आई, उससे जुड़ा कलाकार आया, तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो अच्छी बात करते थे, बुरी है तो बुरी बात रेडियो पे भी करते थे। हाँ, रेडियो पे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती थी और सिर्फ ऑडियो होती थी, 1.5-2 मिनट की होती थी। यही अब 4 मिनट हम वीडियो में उसी फिल्म की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो एक नेचुरल एक्सटेंशन था, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म आ गया। वरना हमारे लिए वो कभी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बना कि चलो मूवी रिव्यू भी करते हैं, नहीं, वो हम पहले भी करते थे। जब हम रेडियो पे बात कर रहे होते थे तो क्रिकेट ऑलमोस्ट जब भी सीरीज़ होती थी, कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप हमारे आंखों के सामने 2011 वाला, मैं लाइव शो पे था और धोनी ने छक्का मार के जीता। सो क्रिकेट के बारे में तो मैं रेडियो में भी बोल रहा हूँ। तो क्रिकेट इसलिए हमने यूट्यूब का चैनल भी क्रिकेट का बनाया। क्यों? आज पॉलिटिशियंस के साथ अगर हम इंटरव्यू करते हैं तो हमने अपना TRP चैनल भी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम वो भी करा करते थे। सो हमने अपने लेवल पे जो भी किया वो ट्रेंड में बह के करने की बजाय जो हमारी एक्सपर्टीज़ है या जिससे हम रिलेट करते हैं वही किया। मैंने टेक का चैनल नहीं किया, क्योंकि मैं टेक रेडियो पे भी नहीं करता था। सो टेक मैंने खुद भी नहीं किया, पर मैं फिल्म करता था, पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करता था, फिल्म स्टार के इंटरव्यूज़ करता था, क्रिकेटर्स के इंटरव्यू करता था, क्रिकेट के रिव्यूज़ करता था। वो सारी चीज़ें हमने अभी इवॉल्व की हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, इसलिए सही तरीका है उसको करने का। आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि निश, तो मुझे लगता है आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप लंबा खेल सकते हो, ट्रेंड के हिसाब से नहीं, आपकी लॉन्गिंग के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे को लगता है आपको वो पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ना ही कोई इंस्पायर करेगा, ना ही कोई डीमोटिवेट कर पाएगा। वो आप नेचुरली करोगे। तो जो आप नेचुरली करोगे, मेरे को लगता है आप करते रहोगे और ग्रो कर जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं? जैसे अब आप फुल टाइम जो है यूट्यूब वाला काम करते हैं, कई सारे जो यूथ हैं जो चाहते हैं कि जॉब भी करें, साथ साथ में हम यूट्यूब भी कर लें, ये कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है उनको। तो वो कुछ लोग उनमें से फुल टाइम यूट्यूब करने लगे हैं, फिर बाद में वो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस झेलते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? क्या दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? आप अपना सेपरेट चैनल भी चलाएं, जॉब भी करें, या फिर आपको फुल टाइम एक ही चीज़ करनी पड़ेगी? ये एम्प्लॉयर्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको अलाउ करती है यूट्यूब चैनल खोलने। अभी 90 घंटे वाली बातें चल रही है मार्केट में। हाँ सी, मैं उसके पक्ष में हूँ। मुझे ऐसा लगता है 90 घंटे का मतलब मेरा ये कहना है कि आप अगर अभी टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, इफ़ यू आर इन योर 20s और 30s, तो आप काम कब करेंगे? और मेरे हिसाब से काम में अगर मज़ा आने लगेगा ना तो आप टाइम नहीं देखेंगे। सो फैक्टर ये नहीं है कि कितने घंटे काम करना है और कौन सही है कौन गलत है। मेरे को लगता है कि काम में कितना मज़ा आता है। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेरे को लगता है वो 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो दुनिया को और सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं करते। दे आर पैशनेट अबाउट कंटेंट। वो कंटेंट में प्यार करते हैं। भुवन बाम की मैं अगर बात करूं, मुझे अभी भी याद है कि भुवन बाम हमारे रेडियो चैनल्स में तब आते थे जब वो यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया या शुरू करने से पहले भी। पर वो उस व्यक्ति में लगता है कि वो कंटेंट करना चाहता है, वो अपने आप को लगातार इवॉल्व करना चाहता है। और इर्रेस्पेक्टिव कि दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, तो वो उसके पैशन को, उसके प्यार को कंटेंट के लिए वो दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ऐसे तमाम लोग हैं। भुवन का नाम इसलिए आया क्योंकि वो एक अर्ली क्रिएटर्स में से एक है जिसको हमने देखा, जिससे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वो पैशन आपकी आंखों में दिखता है, आपके काम में दिखता है। आप सिर्फ ट्रेंड के ऊपर राइड नहीं करते, आप सिर्फ वेव के ऊपर राइड नहीं करते, आप जनरली आप एक्चुअली में वो करते हो जिससे आप रिलेट करते हो, और तभी आप एक्सेल करते हो, तभी आपको लोग पसंद करते हैं या आपसे लोग रिलेट करते हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जॉब के साथ करना, देखिए टोटली डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है, पर आपका एक कोर होना चाहिए, एक कोर होना चाहिए। अगर एक क्रिकेटर ने यूट्यूब चैनल बनाया तो पहले क्रिकेटर है। अगर एक डॉक्टर ने यूट्यूब चैनल बनाया तो पहले वो एक डॉक्टर है। अगर किसी इंजीनियर ने बनाया तो पहले एक इंजीनियर है। आप सीधा यूट्यूब चैनल बनाओगे, रिस्क रहेगा हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है। और सर, इन्फ्लुएंसर शब्द को कैसे देखते हैं कि आजकल जितने भी सब आ रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर जो वर्ड लग जाता है, और कई लोगों से मैंने सवाल पूछा तो बोले नहीं, इन्फ्लुएंसर आज वाले इन्फ्लुएंसर तो वो है सचिन तेंदुलकर हो गए जो सच में इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, इन्फ्लुएंसर शब्द को क्या लगता है गलत तरीके से ले रहे हैं? सी, मेरे को ऐसे शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता भी हूँ, तो मेरे को दोनों ही प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं सपोर्ट भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये लैंग्वेज का हिस्सा है। लोग किसी चीज़ से कुछ लोग क्रिएटर बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से क्रिएटर तो सिर्फ एक ही है जिसने सब क्रिएट किया है। टेक्निकली अगर आप देखें तो हम इस प्लैनेट पे जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ की चीज़ें उठा के कर रहे हैं। हम इसी प्लैनेट की मिट्टी में यहीं का बीज बोते हैं और यहीं का उगता है। तो हमको लगता है हमने उगाया, आपने नहीं उगाया, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया। तो हम क्रिएट नहीं करते। तो मुझे क्रिएटर शब्द भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर मुझे लगता है ठीक है, ये अगर इन्फ्लुएंसर कोई बोलना चाहता है, कोई कंटेंट क्रिएटर बोलना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पर्सनालिटी बोलना चाहता है, कोई यूट्यूबर बोलना चाहता है, टोटली फाइन। डिपेंड नहीं करता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जस्टिफाई कैसे करते हैं और इन्फ्लुएंस का क्या है। अगर मेरे एक भी फॉलोअर नहीं है तो भी मैं आपको इन्फ्लुएंस तो कर सकता हूँ। मेरे पिताजी के कितने फॉलोअर्स हैं? कोई नहीं है, बट मेरे पिताजी मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। सो हूएवर इन्फ्लुएंसेस, आप उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हो, तो शब्द से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कुछ लोग इंस्पायरिंग फिगर्स होते हैं, कुछ लोग लेजेंड्स होते हैं, पर इन्फ्लुएंस तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी किसी को भी करता है। तो सचिन तेंदुलकर ही इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे लगता है ऐसे नहीं है। वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप 2 लोगों को करते होगे, मैं एक को करता हूँ। तो मेरे को शब्द से आपत्ति भी नहीं है, और ऐसा मैं इतना रिजिड भी नहीं हूँ कि ये शब्द यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, न्यूट्रल। ये थे है हमारे साथ आरजे रौनक AKA बउआ, और बहुत शानदार बातचीत रही। सोशल मीडिया के बारे में सर ने बताया, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक्चुअली। तो मुझे यकीन है कि इनकी बातें सुन के आप ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे, और जो भी इन्होंने टिप्स दिए उन पे गौर करके आप अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखेंगे और सोशल मीडिया पे आप छा जाएंगे बादल बन के। तो सर, आपको कैसा लगा कॉन्वर्जेशन पूरा? बढ़िया लगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और प्लीज़ आप अपनी किसी कोर को डेवलप करें और फिर सोशल मीडिया पे साइमल्टेनियसली आप करें। मेरे को ऐसा लगता है वो आपको लॉन्ग टर्म आगे लेकर जाएगा। और पैसा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ कंटेंट बनाने के चक्कर में आप उनको मत भूलिए, उनको भी टाइम दीजिए। और एक टाइम आएगा जब, आज भी टाइम आ गया देश में और दुनिया में, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग मोबाइल और कंटेंट से दूर जा रहे हैं, अपनों में, नेचर में रह रहे हैं। सो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, इसलिए योगा करो दोस्तों, योगा करो। तो थैंक यू वेरी मच। विस्तार डिजिटल विस्तार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और आए रहे हैं बहुत जल्द आरजे रौनक के साथ। बाय बाय बाय।